हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के लिए जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स, जिसे बोला जाता है GF&AR। ठीक है, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स। तो इसके क्या है, हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम इसके करेंगे MCQ। ठीक है, आ जाइए तो बिना देरी करे से MCQ करते हैं, क्योंकि देखो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आपकी तैयारी आपको नहीं पता होगी कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके क्वेश्चंस कर भी पा रहे हैं क्या, उनके आंसर दे भी पा रहे हैं क्या। तो देखिए चैप्टर जो 5 है वो किससे डील करता है, वो डील करता है स्वीकृतियों की शक्तियों से डील करता है। जो भी स्वीकृतियाँ दी गई हैं उसमें क्या पावर्स हैं, है ना। तो इसमें पावर ऑफ सैंक्शन की बात करता है, नियम 61 से लेके 73 तक। आप देखिए जो इसकी रेंज है वो 60 से कितनी 70 के बीच की रेंज है। एक तरीके से मतलब एक तरीका ले रहे हैं, बट रेंज का डिसाइड कर रहे हैं कि जब भी हम स्वीकृतियों की बात करेंगे तो 60 से 70 के आसपास वाले जो नियम है वो हमारे क्लिक करने चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो इसमें भाग 1 है और भाग 2 है वो किससे डील कर रहा है, वो पावर से डील कर रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें क्या दे रखी है, पावर। ठीक है, 61 से लेके 67 के बीच में पावर्स दे रखी हैं। परंतु जो 61 से लेके 64 है, इसके अंदर तो प्राधिकारियों जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी, उनकी पावर्स दे रखी है। ठीक है, और जबकि 65 67 के अंदर क्या दे रखी है, कुछ विशेष मामलों में कि स्पेशल प्रोविजंस के अंदर पावर बताई है स्वीकृतियों से रिलेटेड। अब देखिए जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 किससे डील कर रहा है, पार्ट 3 डील कर रहा है स्वीकृतियों की सूचना। तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, इसमें आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन का आर्टिकल कौन सा हो गया, 68 से 69 हो गए। फिर यहाँ देखिए पार्ट 4 किससे बात कर रहा है, स्वीकृतियों के प्रभावी होने की तिथि। मतलब इसमें डेट की बात कर रहा है कि किस तारीख से स्वीकृतियाँ लागू होंगी। ठीक है, प्रभावी होंगी। तो डेट कौन सा हो गया, नियम नंबर 70 हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए ये हो गया भूत लक्षी स्वीकृति, मतलब रेट्रो एक्सपेक्टिव, है ना। तो ये आप ऐसे याद रखिए, पास्ट मतलब पीछे जाकर आप कोई स्वीकृति दे रहे हैं पीछे से, है ना। और ये हो गया 6, इसमें है स्वीकृतियों का लैप्स हो जाना, मतलब खत्म हो जाना। तो आप इसमें बोल सकते हैं एंड हो गई स्वीकृतियाँ। एंड के लिए कौन सा गया, लैप्स हो जाना, मतलब स्वीकृति कब खत्म होंगी। तो इस तरीके से आप इनकी रेंज को याद रख सकते हैं। आ जाइए, अब देखिए जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क का दिया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये RPSC द्वारा जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2012 में। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन क्या था, आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना था। और जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए मैं दोबारा बताता हूँ। देखो स्वीकृतियाँ कब प्रभावी होंगी का प्रावधान किया गया है सामान्य वित्त में लेखा नियम। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके सामने 4 नियम दे रखे हैं। अभी जस्ट हमने अगर रेंज पढ़ी है, आपने ढंग से सुना हो तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में देंगे, विद इन अ सेकेंड। ठीक है, परंतु अगर नहीं सुना हो तो 10 से 15 सेकंड में भी आप इसका आंसर गलत ही देंगे। अब देखिए स्वीकृतियाँ कब से प्रभावी होंगी, अगर मैं बोलूँ कब से स्टार्ट होंगी। ठीक है, डेट पूछ रहा है, मतलब जब भी स्टार्ट होती है कोई चीज़ तो उसकी डेट होती है। तो यहाँ पे क्या डेट दे रखी है, स्वीकृतियाँ कब से प्रभावी होंगी। तो तारीख ये किस में था, नियम 70 के अंदर था। ये देखो मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। बताओ स्वीकृतियों के प्रभावी होने की तिथि। ठीक है, स्वीकृतियों के प्रभावी होने की तिथि नियम 70 के अंदर हो गई है। तो बस यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप आंसर दे पा रहे होंगे, इसका आंसर आपने दे दिया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो देखो आपको क्या है, पढ़ना है, चीज़ें अच्छे से याद रखनी। अब देखो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, आप इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लीजिए कि जिससे आपके एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आपको आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है आपके सामने, आप इसको किस तरीके से डील करेंगे। वही 10 से 15 सेकंड आपको हर एक उसमें लेने हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्या सक्षम प्राधिकारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं अपने अधीनस्थ जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी क्या जो फाइनेंशियल पावर है उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हाँ या ना बताइए। यदि हाँ है तो यदि किसी विशेष आदेश या नियम द्वारा अन्यथा उपबंधित ना किया जाए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। बताइए GF&AR के नियम 63 का संबंध है। अपन ने पढ़ा 61 से लेके 64 तक। तो कौन से हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो गई, है ना, जो भी विभागीय अधिकारी हो गए उनकी पावर्स बता रखा है। और 65 से लेके 67 में कौन सी पावर है, अदर पावर्स हैं। ठीक है, स्पेशल पावर्स की बात करता है स्वीकृतियों से रिलेटेड।
आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे नियम 63 पूछा गया है, तो हानियों आदि का अवलेखन हो सकता है कि ये तो वैसे ही हम देखते ही काट देंगे, ठीक है। अब इनमें से कौन सी पावर होंगी? अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग, पिछले मामले में वित्तीय शक्तियाँ, अपने पद के अतिरिक्त अन्य पद के चालू कार्यभार में शक्तियाँ, ठीक है। तो ये तो अदर वाले में आ जाएंगी, और ये दोनों कौन सी हो जाएंगी? ये इसमें आ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है। अगर आपने पढ़ रखा होगा ढंग से तो आप इसका आंसर दे देंगे, हालांकि आप 50-50 रेंज तक तो फिर भी पहुँच जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी प्राधिकारी को अपने पद के अतिरिक्त, ठीक है, प्राधिकारी जो भी ऑफिसर है उसको अपने पद के अतिरिक्त किसी अन्य पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए ए ऑफिसर है और इसकी पोस्ट है, जैसे मान लीजिए जेड, ठीक है, और ये जो ए है इसको वाई पोस्ट पर का भी क्या दे दिया है? अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। तो ये जो ए है ये जेड पोस्ट पर रहकर तो इसकी प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी सभी प्रकार की जो भी पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल कर लेगा। परंतु जब ये वाई पोस्ट पर जाएगा तो वाई पोस्ट की इनमें से कौन सी पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसमें ई ऑप्शन ऐसे होना चाहिए था, ए, बी एंड डी, ठीक है, तीनों ऑप्शन भी होनी चाहिए, जिससे क्या है आपको और ज़्यादा मज़ा आता। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानूनी पावर्स का वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि उसको जो जुडिशियल पावर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता वो दूसरे पोस्ट की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और वित्तीय पावर्स है ना, फाइनेंशियल पावर्स और प्रशासनिक पावर का ही इस्तेमाल कर पाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें ए और बी दोनों हैं। ये मैंने ई जानबूझ के लिखा था जिससे आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न आए, देखो। अभी आप घर पे जितना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे ना वो ज़्यादा बेटर है, एग्जाम में फिर आपकी 1% कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, भूमि का अनुदान। जो अनुदान क्या होते हैं? ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, और ये राजस्व क्या होते हैं? रेवेन्यू, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो जो भूमि का अनुदान है ये राजस्व के समानुदेशन एवं रियायतें आदि के संबंध में कोई भी विभाग या प्राधिकारी किसकी पूर्व सहमति के बिना कोई आदेश जारी नहीं करेगा। तो बताइए किसकी पूर्व सहमति चाहिए? प्रशासनिक विभाग की, राजस्व विभाग की, वित्तीय विभाग की या राज्यपाल की? आपको क्या करना है? 10 से 15 सेकंड का समय लेकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये तो बी हो जाएगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वित्तीय विभाग की पहले क्या होगी? प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। आज ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, हानियाँ, जो भी लॉसेस हुए हैं, ठीक है, लॉसेस को क्या है? राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो लॉसेस को जो राइट ऑफ करना है मतलब इस तरीके से आप बना दीजिए। तो हानियों का अपलेखन करने की समस्त स्वीकृतियां प्रत्येक मामले में जांच के लिए किसको भेजी जाएंगी? बताइए। वित्तीय विभाग को भेजी जाती हैं, राज्यपाल को भेजी जाती है, कोषागार को भेजी जाती है, महालेखाकार को भेजी जाती है। तो देखो राज्यपाल, कोषागार, इनको नहीं भेजी जाती। अब आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए या डी में से कौन सा होगा। 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, तो इसकी सूचना किसको भेजी जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, महालेखाकार को भेजी जाएगी, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बताइए, लेखा परीक्षा ऑडिट द्वारा नामंजूरी की माफ़ी, ठीक है, जो भी ऑडिटर द्वारा नामंजूरी की गई है उसकी माफ़ी, यानी सरकारी कर्मचारियों को किए गए अधिभुगतान, अगर कोई पहले से ही पेमेंट कर दिया है उसको राइट ऑफ करने से संबंधित GF&DR का नियम कौन सा है? तो बताइए इनमें से कौन सा नियम है? नियम 65, नियम 66, नियम 67, नियम 68। आपको क्या करना है? 10 से 15 सेकंड का समय लेकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि अगर लेखा परीक्षा ऑडिट द्वारा नामंजूरी की जाती है तो उससे रिलेटेड माफ़ी या फिर जो भी राइट ऑफ करने हैं उससे रिलेटेड नियम कौन सा है? तो नियम कौन सा हो जाएगा? नियम 67, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बताइए, सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी को क्या बोला जाता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोला जाता है। द्वारा जारी की गई समस्त वित्तीय, ठीक है, जितनी भी उन्होंने फाइनेंशियल स्वीकृतियाँ दी हैं, सेंशंस किए हैं, एस, ठीक है, तो एवं आदेशों की सूचना किसे दी जाएगी? महालेखाकार को देंगे, वित्तीय विभाग को दी जाएगी, राज्यपाल को दी जाएगी या मुख्यमंत्री को दी जाएगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कोई जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियाँ दी गई हैं या फिर कोई आदेश दिए गए हैं, है ना, तो उनकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसकी बात कर रहा है? सूचना की बात कर रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन की किसे दी जाएगी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कौन कौन से नियम थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।
तो और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए ये सूचना किसको दी जाएगी, ये महालेखाकार को दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वही 10 से 15 सेकंड लेकर आपको खुद से इसका आंसर देना है। मैं तो आंसर बता दूंगा, मैं तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाने ही तो आया हूँ, है ना। तो अब बताइए कि कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। भूमि का अनुदान, है ना, और राजस्व, जैसे भूमि पे कोई ग्रांट है या रेवेन्यू है को प्रभावित करने वाली स्वीकृति, समस्त जितनी भी स्वीकृतियां हैं मासिक रूप से, मंथली रूप से, है ना, मंथली किसे भिजवाई जाती हैं, महालेखाकार को, वित्त विभाग को, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या करना है। 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर, मतलब आपको देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए सबसे पहली बात, और नहीं भी आ रहा तो सोच समझ के 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महालेखाकार को मंथली रूप से भिजवाई जाती हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बताइए, यदि स्वीकृतियों में उसके प्रभावी होने कोई विशेष तिथि अंकित नहीं है, ठीक है, कोई भी मान ली स्वीकृति दी जा रही है और उसमें कोई डेट मेंशन नहीं की गई है, डेट जो लिखनी थी वो नहीं दी गई है ना, तो क्या होगा, तो सभी नियम, स्वीकृतियाँ या आदेश पत्र, टेलीग्राम किस तारीख से प्रभावी माने जाएंगे, है ना। डेट की बात कर रहा है, डेट के लिए कौन सा आर्टिकल पढ़ के आए थे बताऊँ। ठीक है, तो उसके जारी करने की तिथि से, ध्यान में आने की तिथि से, विवेकाधीन से, या फिर प्राप्त होने की तिथि से। जिस दिन स्वीकृतियाँ आपको प्राप्त होती हैं उस दिन से उन्हें प्रभावी मानेंगे, या फिर वो स्वीकृतियाँ जिस दिन विवेकाधीन में आई कि अच्छा इस तरह की कोई स्वीकृतियाँ इशू की गई हैं तो क्या उस दिन से मानी जाएंगी, या ध्यान में आने की तिथि से। जैसे मान लीजिए आपके मन में ध्यान आया, अरे यार हमें तो स्वीकृतियों को आज ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब मन में आ रहा है तो आपने कर दिया, उसके जारी करने की तिथि से। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस दिन स्वीकृतियों को जारी किया जाता है उसी दिन से उनको क्या है, प्रभावी माना जाता है, एप्लीकेबल हो जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, किस मामले में बिना वित्त विभाग की सहमति के भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स नहीं दिए जाएंगे, है ना, स्वीकृति नहीं दी जाएगी। कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन, राजस्व की माफ़ी के मामले में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आंसर है। 10 से 15 सेकंड में आंसर लिखिए जल्दी से। तो देखिए, कर्मचारियों के वेतनमान में कोई संशोधन करना हो या राजस्व की माफ़ी करनी हो तो इसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन किसकी लेनी पड़ेगी, वित्त विभाग की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की पहले आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेंगे, उसके बाद ही आप भूतलक्षी प्रभाव दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन एवं राजस्व की माफ़ी से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियों को कितनी अवधि से अधिक का भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। आप ये सोचिए कि भूतलक्षी प्रभाव देना है, मतलब पीछे से आपको कोई स्वीकृति देनी है तो कितने ईयर्स पीछे तक आप जा सकते हैं, उससे पीछे के मामलों में आप कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं देंगे। तो कितना मामले, 3 ईयर्स तक। ठीक है, आज जैसे मान ली प्रेजेंट डे है तो आज की तारीख से 3 साल पीछे तक चले जा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए, किसी भी नए प्रभार की स्वीकृतियां व्याप्त लैप्स हो जाएंगी यदि संपूर्ण या आंशिक भुगतान स्वीकृतियां जारी करने की तारीख के भीतर नहीं किया गया हो की अवधि है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई स्वीकृति दी है आज, जैसे मान लीजिए 1 तारीख है, इस तारीख को कोई स्वीकृति डेट दी है, मतलब इशू कर दी गई है, इससे लेकर कितने मंथ तक, जैसे फर्स्ट मंथ हो गया ये, ठीक है, तो कितने मंथ तक की स्वीकृति दी जाएगी, 4 मंथ है, 12 मंथ है, या 2 मंथ है, या 6 मंथ है, बताइए। ये जो स्वीकृति यहाँ है, अगर जैसे मान लीजिए किसी भी नए प्रभार की स्वीकृति व्यापगत लैप्स हो जाएगी यदि संपूर्ण या आंशिक भुगतान स्वीकृति जारी करने की तारीख से भीतर नहीं किया गया हो, है ना, तो ये अवधि कितनी है, 12 मंथ्स की रखी गई है। सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6, मतलब 6 के मतलब 12 महीना। ठीक है, मतलब सी हो जाएगा, सी को 6 बोल दिया था मैंने गलती से, तो सी ऑप्शन है। 12 महीने के बाद आपकी स्वीकृतियाँ क्या हो जाती हैं, लैप्स हो जाती हैं, नहीं अगर स्वीकृति नहीं आई है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11। क्वेश्चन नंबर, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे पीछे वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जीएफ एंड एआर के नियम 73 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके संबंध में स्वीकृतियाँ कभी लैप्स नहीं होती हैं, कभी इनमें से ख़त्म नहीं होती हैं, कभी एंड नहीं होती हैं। बताइए, स्वीकृतियाँ कभी भी एंड नहीं होंगी। तो स्थायी स्थापना के पद के लिए कर्मचारियों के वेतन भत्ते जिन्हें उनके द्वारा आहरित नहीं किया गया है, मतलब उनको विड्रॉल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 10 से 15 सेकंड में आपको आंसर
कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को पॉज देकर इसका आंसर लिखें, जिससे यार आप एग्ज़ाम में और ज़्यादा नंबर ला सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। प्रशासनिक विभाग द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यदि कोई स्वीकृतियाँ अपनी स्वयं की वित्तीय शक्तियों के भीतर जारी की जाती हैं, ठीक है। अब देखो दो तरीके से है यहाँ पर, स्वयं की वित्तीय शक्तियों के भीतर, है ना, ये भीतर पे जोड़ देना है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो कोई स्वीकृति अपनी स्वयं की वित्तीय शक्ति, जो उसकी खुद की फाइनेंशियल पावर्स है ना, उसके अंदर रहते रहते कोई स्वीकृति देता है, तो नियम 68 के तहत इसकी सूचना, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी वित्तीय लेखा नियम के किस नियम के तहत दी जाएंगी और किसको दी जाएंगी, ठीक है। तो नियम 68 के तहत दी जाती है और किसको दी जाती है? महालेखाकार को, राज्यपाल को, डीटीए को या सीएजी। ना कैग को देंगे, ना डीटीए को देंगे, ना राज्यपाल को देंगे। आपको क्या करना है? 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महालेखाकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, जैसे मान लीजिए स्वयं की भीतर रहते हुए भी किसको दे रहे हैं? महालेखाकार को। अगर स्वयं की शक्तियों से बाहर जाके भी देंगे तो भी किसको देंगे? महालेखाकार को ही दी जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। परंतु जब भी स्वयं की, अब ये क्वेश्चन ही आ गया, चलो यहाँ पर आप इसका आंसर आप बताइए पहले। प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों से बाहर या मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर जारी की गई समस्त अन्य वित्तीय स्वीकृतियों एवं आदेशों की सूचना की किसको दी जाएगी? तो किसको दी जाएगी? महालेखाकार को ही दी जाती है, ठीक है। ये तो मैं पीछे से बता के आया हूँ, परंतु यहाँ बताना है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा वो सबसे पहले मतलब इस तरीके से अपनी स्वयं की शक्तियों से बाहर जाकर अगर कोई इस तरह की स्वीकृति देता है तो उसके लिए उसे प्रायर पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे लेता है? प्रशासनिक विभाग से, वित्त विभाग की, राजस्व विभाग की या फिर कार्मिक विभाग की, ठीक है। तो प्रशासनिक विभाग की स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के बाद ही महालेखाकार को भेजा जाएगा? नहीं। वित्त विभाग की स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के बाद ही महालेखाकार को भेजा जाएगा? हाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ना राजस्व विभाग ना कार्मिक विभाग। आज ये क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। बताइए, वित्तीय स्वीकृतियाँ लैप्सगत हो जाएंगी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। वित्तीय स्वीकृतियों में वैधता की तिथि अंकित है तो उस तिथि की समाप्ति पर, वैधता की तिथि अंकित नहीं होने पर जारी होने के 1 वर्ष बाद, स्वीकृतियों में यदि बजट वर्ष का उल्लेख है तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, और उपरोक्त सभी मामले में। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर 10 से 15 सेकंड में जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो को, अगर आप वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।